Assalamu alaikum and welcome to another episode of Leaders at Lums. And the idea is to invite a business leader, pick their brains, get their guidance, and see what is it about them that makes them a business leader. And today we are very fortunate and honored to have with us the President and the Chief Executive Officer of Bank of Punjab. बहुत लंबा और तवील तारुफ है उनका, लेकिन अगर वक्त उसमें हो गया तो गुफ्तगू कम हो पाएगी उनके साथ. Mr. Zafar Masood Saab is here, and I just want to mention, as a matter of interest, remember back in May 2020, there was this terrible plane crash, Lahore to Karachi, the PIA plane crash, and he was one of the two survivors. So imagine the trauma about that, but more on that later. But first, about his abilities as a banker, his experience, his life journey. Zafar Saab, Assalamu alaikum, and a very warm welcome, sir. Thank you very much, Adil. It's an honor and a pleasure to be here. Zafar Saab, sabse pehle ye, one assumes, of course, illiterate people like myself, that banking is an extremely boring, unidimensional area. So, of all the things that you could have done, why choose banking? Do you find it exciting? What is it about banking that drives you? Yeah. So lending in banking is more like an accident, really. It's out of sheer luck because I had all the intentions of becoming a lawyer or a chartered accountant because I wanted to be on my own. I wanted to be. I am somebody who can't take dictation, who can't take instructions. So I wanted to be in a profession where I can have more independence of my own ideas and and implementing those thoughts. But then it's a very interesting story. We used to live in Lahore, and I was visiting for my cousin's wedding in Karachi. And वहाँ पर वो ad आया. It was 7th June 1991. Yeah, वहाँ ad आया जिसमें उन्होंने IB के टेस्ट एडमिशन टेस्ट को अनाउंस किया. तो वन ऑफ माय कजन्स हु इज अ डॉक्टर, वेरी अकॉम्प्लिश्ड वन इन यूएसए, उसने मुझे कहा, यार देखो तुम्हारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है और जो तुम्हारी सिचुएशन है, IB का टेस्ट पहली टर्म में कोई पास नहीं करता, तुम बैठ जाओ अभी. मेरा बीकॉम का रिजल्ट भी नहीं आया होता. उसने कहा तुम बैठ जाओ अभी, तुम्हारी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी, सो यू विल हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ दैट IB टेस्ट इज हैंडल्ड. मैंने कहा ठीक है. सो I appeared for the test, and lo and behold, I actually passed. अब एक नया डायलेमा शुरू हो गया. टेस्ट तो पास कर लिया, 10 जून को उसका रिजल्ट भी आ गया, मगर बीकॉम का रिजल्ट नहीं आया हुआ. और बीकॉम पार्ट 1 में मेरी पोजीशन थी. आई वाज 9th इन द यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 200 कॉलेजेस, एंड आई वाज मोर एक्साइटेड अबाउट माय पार्ट 2 रिजल्ट बिकॉज दैट वुड हैव डिसाइडेड द कंसोलिडेटेड पोजीशन ऑफ माइन. अब वो एक अजीब व गरीब किस्म के डायलेमा शुरू हुआ. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो मेरे वालिद के एक दोस्त होते थे यहाँ पर, मरहूम रशीद उमर थानवी साहब. थानवी साहब के दोस्त थे जो उस वक्त यहाँ पर रजिस्ट्रार थे इन पंजाब यूनिवर्सिटी. उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये डायलेमा क्या करें. उन्होंने कहा एट टाइम्स रिजल्ट कंपाइल हो जाता है बट वो अनाउंस नहीं होता बिकॉज सबके साथ अनाउंस करते हैं. तो अगर आप एक स्पेशल रिक्वेस्ट दें तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि इसका रिजल्ट रेडी हो गया है, तो वी कैन सेंड इट डायरेक्टली टू दैट यूनिवर्सिटी. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. वो चेक किया तो पता लगा कि मेरा रिजल्ट रेडी हो गया था एंड दे कैन एक्चुअली अकोमोडेट मी. बट वो जो टाइम लैग आ रहा था उसमें वो इंटरव्यू जो था वो 12th जून को था, एंड आई कुडंट हैव मैनेज द रिजल्ट बाय देन. और उस जमाने में इतनी फ्रीक्वेंट वो भी नहीं थी, आपका ट्रैवल बैक एंड फोर्थ नहीं था. सो एनीवेज वो फिर एक रिक्वेस्ट दी गई IBA को. उनसे कहा गया कि जी मुझे अपीयर होने दें इंटरव्यू में ऑन द 14th of June इन लाहौर, ताकि वो जो कम्यूट टाइम है वो बच जाए ऑफ द रिजल्ट. बिकॉज ऑफ रशीद अंकल वो उन्होंने रिजल्ट तो दे दिया बट दैट वाज अ सील्ड रिजल्ट एंड आई वाज नॉट अलाउड टू ओपन दैट रिजल्ट एट ऑल, अदरवाइज दे विल नेवर एक्सेप्ट इट. जब मैं 13 जून को यहाँ पहुंचा तो वो रशीद अंकल ने मेरे हाथ में वो एनवेलप पकड़ाया और मुझे कहा ये खोल नहीं सकते आप, ये सील हुई हुई है बट दे वोंट एक्सेप्ट योर रिजल्ट. 14 को तुम्हें सुबह जाना है इंटरव्यू में, अपीयर होना है. और खैर गए, जाके अपीयर हुए.
वो रिजल्ट ऑब्वियसली सील्ड था, मुझे नहीं पता था। डॉक्टर वहाब ने खोला। डॉक्टर वहाब बहुत वेरी इंटरेस्टिंग मैन बाय द वे, मरहूम, बहुत अच्छे आदमी थे, मगर बहुत ही सिनिकल इंसान थे। उन्होंने मेरा रिजल्ट खोला। उन्होंने रिजल्ट खोल के, अब मुझे नहीं पता मेरा क्या रिजल्ट है। खैर वो इंटरव्यू हो गया था। उन्होंने रिजल्ट खोल के मुझे कहने लगे कि ये तुम्हारे रिजल्ट है? मैंने कहा जी मेरे रिजल्ट है। वो मरहूम फजल हसन साहब बैठे हुए थे, इनायत दीन साहब, ये सारे बड़े लेजेंडरी प्रोफेसर हैं आईबीए के। तो उन्होंने कहा कि ये जब उस पर लिखा हुआ है कि इसका रिजल्ट है तो इसी का रिजल्ट होगा ना। डॉक्टर साहब आपने ये सवाल क्यों पूछा? कह लगे नहीं, इसलिए क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये इतना ब्राइट नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मुझे जरा फिक्र हुई, इसलिए मैंने पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट है। So anyways, I got into IBA, and later on I found out that I got the third position in the entire Punjab University. Um, so IBA के बाद then before even अभी उस वक्त तक भी प्लान जो लॉयर बनने का था और जो चार्ट अकाउंटेंट बनने का था वो चल रहा था साथ साथ। मगर before I could graduate, I got into American Express Bank, and then there was no looking back. As the saying goes, उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही. But before I go on to further banking questions, have you ever, in the recent past or distant past, looked back and said, यार लॉयर बनना चाहिए था, या सीए कर लेना चाहिए था, या फलां काम करना चाहिए था? Has that thought ever occurred to you? No, not really, never. हाँ, एक बात जरूर है कि दो ख्वाहिशात जरूर है। एक तो लॉयर बनने की ख्वाहिश नहीं है, लॉ पढ़ने की बहुत ख्वाहिश है। एंड अभी भी मेरे दिल में जो है बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं लॉ के ऊपर, और बैंकिंग एंड लीगल बाय द वे आर टू डिसिप्लिन्स व्हिच गो हैंड इन हैंड. So I was very lucky in that sense. I think that was also something which was kind of a hook for me in banking, because you know वो लीगल का काफी एलिमेंट था। बट अभी भी मुझे बहुत शौक है कि मैं लीगल साइड पे, चार्ट अकाउंटेंसी का कोई शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं, जीरो। लेकिन यस, लीगल साइड पे मुझे अभी भी बहुत, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि कभी अगर मौका मिला तो मैं वो करूं। दूसरा, मेरी एक बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी जो मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। आई वांटेड टू डू माय पीएचडी इन इकोनॉमिक्स. But I think it's for the time being, it's late. But then, as they call it, it's never too late. I don't know what that means. It's too late. It's never too late. And you said that banking and legal or law goes hand in hand. In Pakistan, any industry and law goes hand in hand. So one should know the law in any case. अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि पिछले एक सवा साल में, ever since COVID has happened, many industries have completely crashed. Airlines industry, hospitality, restaurants, और भी बहुत सारी होंगी, and few of them have kind of blossomed, and जो online चीजें हैं उनमें बहुत बहुत उनमें फायदा हुआ. So a banker friend of mine was telling me कि बैंकिंग को पिछले साल सवा साल में काफी फायदा हुआ because people kept their money in the banks. So give us a very brief overview of the last 1 year or year and a half. जी, अदील, एक्चुअली जो असेसमेंट है ऑफ कोविड ऑन बैंकिंग, वो प्रॉपरली नहीं हो पाया अभी तक. एंड द जूरी स्टिल आउट whether so obviously there are two sets of industries जिनको एक को बहुत फायदा, इस तरह आपने कहा, बहुत सारी ऐसी. तो jury is really out के which side banking falls on. बात ये है कि हमने जो है वो लास्ट ईयर में बहुत जबरदस्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कुछ रेगुलेटरी कंसेशंस दिए थे, जिसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू क्रॉस दैट हम्प क्वाइट वेल. But it may be the case that we have actually deferred that storm, and it is possible that that storm could hit us once the dust settles on the COVID front. So इस वक्त इसके लिए असेसमेंट करना बड़ा मुश्किल है. अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बैंकों की देखेंगे तो इट वाज अ रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, वी डिड एक्सेप्शनली वेल. बट उसकी प्राइमरीली वजह यह है कि जो रेगुलेटरी एक्शंस लिए थे गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने बैंकों को बहुत सपोर्ट किया है और हेल्प की है इन मेकिंग श्योर दैट देयर प्रॉफिट रिमेन्स अनइम्पेयर्ड. Having said that, I think all the banks, especially I can talk about my bank, we have done substantial, provisioning in anticipation that, God forbid,
if this COVID thing stretches out, which it seems to be, by the way, because uncertainty बहुत ज़्यादा है. And whenever this is settles down, तो वो जो marginal businesses हैं, especially SME and agriculture के, वो किस तरह उसको react करते हैं, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए. तो it's very difficult to say at this point in time. अभी first quarter के results भी आने शुरू हो गए हैं. I think first quarter was also okay. I personally think that towards the end of this year, 2021, थोड़ी सी stress आएगी और चीजें आपके सामने clear होनी शुरू होंगी कि वो किस तरह. But then, you know, the regulatory action का provision is always there. It could again be handled well. And going with the past, it seems that the banking industry will be on the right side of the equation, hopefully. I'm just a regular person who goes to the bank, has a bank account. उसमें पैसे आ गए, check काटा, that's it. That's my knowledge about banking. So help me understand this. In the West, every person, pretty much every person, if you're a middle class person, lower middle class person, आपकी एक regular income है, आप एक आम आदमी है, you can get a home finance. Yes. और अमेरिका में या वेस्ट में by and large, I think the numbers are 70% of their banking runs on home finance. 20, 25, 30 साल के लिए आपने घर फाइनेंस किया, 2, 4, $500 आप पे करते गए, 30 साल में घर आपका हो गया. But in Pakistan, that's unthinkable. मैं अगर 15% या 16% या 10 जितने भी मैं होम लोन लूं और 20 साल पे बैक करूं, तो पता चलेगा जी वो जो 1 कनाल का जो मेरा घर था, उसकी कीमत बन गई है एवनफील्ड अपार्टमेंट की. That's right. And this is a country where people need home financing. So what's the problem here? Why can't people get home financing? Why can't I get a home financing or not get it at such a high rate? जी, दो इसमें एलिमेंट्स है अदील. एक तो एक तो लिक्विडिटी का पीस है. जनरली फॉर द मॉर्गेज फाइनेंसिंग यू रिक्वायर द लिक्विडिटी फॉर द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो वो बड़ी पॉकेट्स होती हैं जिसमें पेंशन फंड वगैरह आते हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं और वो इतने एक्टिव नहीं है इन दिस स्पेस. देयरफॉर दैट लिक्विडिटी ऑफ टर्म लिक्विडिटी इज ऑलवेज अ चैलेंज. जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो ये कि हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत एरेटिक रहते हैं और ज्यादातर हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने पॉजिटिव रखे हैं देन इन्फ्लेशन. पूरी दुनिया जो है वो नेगेटिव रखती है, हमने पॉजिटिव रखे हैं फॉर वन रीजन और द अदर. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट डिबेट. We can have a separate session on that. But talking about the reasons for lack of mortgage financing, it's primarily the interest rates, and it doesn't make sense, as you rightly pointed out. Now, the future growth of banking industry is based on how the mortgage financing will evolve over a period of time. And to be very honest and fair, I think this government and State Bank of Pakistan has taken this as a mission to make sure this mortgage financing piece is kind of taken care of. The challenge is that, you know, you can't cater to the entire population properly because on the interest rate, you have an element of subsidy attached to it. So therefore, what they've done is they've started out for the lowest strata and then gradually they will come to that point. But कम से कम वो प्रोसेस शुरू हो गया है. एंड फ्रैंकली अगर हम वो जिसको कहते हैं ना एक फॉर्मूला होता है, अगर हम वो फॉर्मूला ढूंढ लें और हम वो उसको अनलॉक कर लें, जो फॉर्मूला है ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग टू द लोअर कार्डर, टू द लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो सबसे डिफिकल्ट है, तो फिर ऊपर वालों को फाइनेंस करना आसान हो जाएगा. And I think this is what the government and State Bank of Pakistan, you know, are very keen on, and the banks are also, by the way, responding. It is actually picking up. Government ने काफी इस पे generous subsidy भी दी है, and you know, I would see that as picking up in the times to come. इस साल जो है वो State Bank of Pakistan ने 5% of the private sector portfolio रखा है minimum in housing and construction, and I think वो अब as we go along वो बढ़ता जाएगा. उसके बाद तो पहला जो फॉर्मूला क्रैक करना होता है वो मुश्किल होता है. अगर वो हो जाए तो फिर बाकी तो चीजें बिल्ड हो ही जाती हैं उसके ऊपर. That's correct. Interesting you said that. You know, it took thousands of years
for the Wright brothers to make the plane, it That's only right. took 50 more years to get to the moon. So wo jo Yeah, pehla breakthrough hai, that's important. that is Then, key. acha, Absolutely. and you're the chief executive officer of a bank, so of course you'll say yes to this question. But Hmm. give me more information. When I wake जी. up in the morning, for some odd reason, I know or I feel or I trust when I go to the bank band nahi hoga, tala nahi laga hoga. So my money is safe. I don't know why I have this in my head, but regardless of my bank, any bank will be safe. लेकिन Yeah. 2008 में जब फाइनेंशियल क्रैश हुआ वेस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में, आइसलैंड, इंग्लैंड, ग्रीस, सारी दुनिया में, many of the banks just kind of crashed. Yes. And I only saw documentaries on YouTube. So people went to the bank और बैंक को ताला लगा हुआ है. And I was thinking, what happens if I wake up tomorrow morning and my bank is closed? But it hasn't happened in Pakistan, has it? Is our banking industry really solid and strong and secure, or is it just in our head? नहीं, दो बातें हैं इसमें. एक तो ये है कि जो हमारे रेगुलेटरी रेजीम है उसमें भी टेंड टू हैव वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ द लिक्विडिटी, ऑफ कैपिटल बेस, and the protection for the depositors. So because of that, yes, Pakistan is different and your money is very safe. So you don't have to worry about that element at all. जो दूसरी वाली चीज है ना, वो बाय चांस है. बाय द वे, वो बाय चांस ये है कि हमारा जहां पर हम बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड है, उसका एक दफा एडवांटेज भी है. बट जहां पर लूजली रेगुलेटेड थे, वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर प्रॉब्लम्स आई हैं, बिकॉज वो उस तरह की टाइट रेगुलेशंस नहीं थी. नंबर वन. नंबर टू ये कि जो क्राइसिस आया, चाहे वो 1998 का हो या वो 2008-9 का हो, वो बड़ी sophisticated product went wrong and that created that crisis, that triggered that crisis. 98 में वो FX crisis हुआ था. लोगों ने लिखे हुए थे derivatives and swaps, and that went bad. And similar actually thing happened in 2008 as well. वो mortgage crisis था, उसमें भी वो swaps और derivatives लिखे हुए थे उन्होंने, and that went wrong. पाकिस्तान कभी उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में कि जहां इतनी सोफिस्टिकेशन होती कि कोई ऐसी प्रोडक्ट बनती कि जो अगर खराब हो जाती तो उसका एक ट्रिगर इफेक्ट आता बहुत सारों के ऊपर. इसमें थोड़ा सा जो है वो बेनिफिट जो है वो स्टेट बैंक को भी जाता है, बिकॉज स्टेट बैंक इज वेरी केयरफुल इन अलाउइंग दोज प्रोडक्ट्स. हमने ही 2000 एंड नो 1999-2000 में हमने ही इन सिटी बैंक वी इंट्रोड्यूस्ड द डेरिवेटिव्स फॉर फर्स्ट टाइम. बट स्टेट बैंक ने मेक श्योर किया था कि वो किसी तरह इस तरह ना हो कि वो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन वो मार्केट मैच्योर होती गई एंड सब चीजें ठीक होती गई. मगर हमारे केस में जो है वो ये दो रीजंस हैं व्हाई आवर बैंकिंग इंडस्ट्री स्टिल वेरी स्ट्रांग, इट्स वेरी वेरी सेफ. आवर रेगुलेटर इज एक्चुअली वेरी रिस्पॉन्सिबल. दो वाकयात तो मुझे अभी भी याद हैं जिसमें बैंक वेंट अंडर. एक मैरान बैंक का था जिसको फिर नेशनल बैंक ने टेक ओवर कर लिया था, एनडीएफसी ने टेक ओवर किया, फिर एनडीएफसी को नेशनल बैंक टेक ओवर कर लिया. एंड देन खादिम अली शाह बुखारी बैंक था which went under, and then बैंक इस्लामी came for the rescue of that. So और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी. बीसीसीआई की पाकिस्तान ब्रांचेस की एग्जांपल है. The point is that the depositors never lost their money, luckily, and they probably would never, because of the regulator being very responsible. I think my grandmother lost some money in BCCI back in the 70s or whenever it was. Must be outside. Must be outside Pakistan. It was in England. It वो was in जो England. पाकिस्तान में लोग थे वो तो they got their money over a period of time मिला, but मिल गए. You just mentioned that banks or banking system is fairly strong in Pakistan for this reason or the other. Every time I turn on the television, which is very rare, we hear finance minister नया आ गया है, IMF से मीटिंग्स हो रही हैं, डॉलर का रेट पता नहीं क्या होगा, पता नहीं IMF जो है वो कर्जा देगा नहीं देगा, and we're on the verge of bankruptcy and we're negotiating with whatever, getting money from China, from Saudi Arabia. So on the one hand, the banking sector is strong, and on the other hand, there's IMF and their negotiations and their all of that.
So that doesn't add up. So help me understand this dichotomy. Yes. So दो हमारा जो real challenge है, and like आपने शायद मेरा CV देखा होगा, मैं I've been on the board of State Bank of Pakistan for 4 years. I had 2 terms, but I had to resign in the middle because I joined the government. And you know, I also for 4 years I was the member of the Monetary Policy Committee. So the unique situation where now I am a regulatee, but I've been in a position of a regulator as well. So understand these things a little better than the others, perhaps. And then I worked in Ministry of Finance also, by the way, as DG National Savings. It was the attached department of Ministry of Finance. So our understanding of how the ministry works and how they deal with these international lending agencies. बात ये है अदील के जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और हमारी सारी जो एक्शंस हैं वो उसी की वजह से ड्राइव होते हैं और वो उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट है। जहां तक आपका रुपी का मामला है, ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स देयर एंड दे नीड्स टू बी फिल्ड इन, बट द रियल चैलेंज जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज हम डॉलर छाप नहीं सकते, हम फॉरेन करेंसी छाप नहीं सकते, वो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट का पीस है। So as far as the rupee piece is concerned, I think we are in a good space. However, having said that, taxation, tax-related revenue needs to be enhanced substantially. Non-tax leakages needs to be filled in. जो हमारी state-owned enterprises हैं, which are in deep losses, they have to be converted into profitability. But जो ये सारे वो एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो हमारा डॉलर वाला पीस है, एंड देयर वी गेट डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल multilaterals like IMF और World Bank और ADB, and then that money जिसको वो कहते हैं ना कि nothing comes for free, वो फ्री नहीं आता, उसके साथ bells and whistles attached होते हैं, चाहे वो आपका आपने वो चाइना का भी जिक्र किया, यूएई हो या सऊदी का पैसा हो, उन सब के साथ किसी के साथ ओवर्टली, किसी के साथ कवर्टली bells and whistles attached होते हैं, and we need to be mindful of that. किसी में क्वालिटेटिव होते हैं, किसी में क्वांटिटेटिव होते हैं और ये कॉस्ट के साथ आते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि we just not have our act together on the foreign currency front, जिसकी वजह से we have to be dependent on these people, और उसकी वजह से जो अदील रिपरकशंस हैं उसकी हमारी सोसाइटी के ऊपर, वो इतने डीपर हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग शायद हम सब लोगों को अच्छी तरह नहीं है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर जो आजकल भी वाकयात चल रहे हैं ना, उसमें भी ये कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है शायद इधर उधर साइड पे, ये जो आजकल बिल्कुल रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं। सो ये हमें अपने जहन में रख के एज अ नेशन ये हमें कॉल करनी पड़ेगी, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया। आप अगर इंडिया को देखते हैं लेट 80s के अंदर, मुझे याद है हम बड़ी मजाक उड़ाया करते थे उनकी कि जी उनके प्राइम मिनिस्टर को तो देखो जी एम्बेसडर में बैठा होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखो जी, बट उन्होंने वो सेक्रीफाइस दिया जिसकी वजह से आज देयर सिचुएशन इज रिवर्स्ड। हम लोगों को वो सेक्रीफाइसेस एज अ नेशन लेने पड़ेंगे, ये किसी एक आदमी के बस की बात नहीं होगी। we as a society and the nation need to make a decision and take those sacrifices. हमें वो डॉग फूड खत्म करना पड़ेगा, हमें चीज फौरन खानी खत्म करनी पड़ेगी, हमें अपनी जरा टेस्ट बर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक वो सब चीजों की बड़ी शदीद जरूरत है एज अ नेशन एंड अ सोसाइटी। As long as you let us have our barbecue, we're okay with the cheese and the dog food. That's fine. That's fine. But barbecue and chicken, we can't stop. But slightly on a lighter note, if you were to wake up tomorrow morning and say कि यार ये मेरे अंदर एक कमी है जो मैं ओवरकम नहीं कर पाया, या काश ये एबिलिटी या ये क्वालिटी होती मेरे अंदर, what would that be as a leader, as a CEO, as a person who's seen the world, who's been at the top? What do you think you still lack? जी बड़ा मुश्किल सवाल है, ये कोई लाइटर तो नहीं था, बहुत मुश्किल सवाल है ये। एंड अगर ये आप सवाल मुझसे पूछते मेरे एक्सीडेंट से पहले,
तो मैं शायद आपको इसका जवाब बहुत डिफरेंट तरीके से देता. बट आफ्टर द एक्सीडेंट मेरी इतनी क्लैरिटी आ गई है ऑन द माइंड एंड द प्रायोरिटीज इन लाइफ कि उसके बाद यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ऐसी नहीं है कि जो कंट्रोलेबल हो और मैं वो ना मैनेज कर सकूं. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है सच. इफ एनीथिंग आई एम द मोस्ट ग्रेटफुल पर्सन टू द ऑलमाइटी गॉड. I'm that he's given me this miracle and given me a second life which I like to call a borrowed heaven. So जब आप borrowed heaven में रह रहे होंगे तो आपको किस चीज का रिग्रेट होगा कि क्या चीज रह गई. आपको तो सिर्फ एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि जो चीज आप समझते हैं सही है, क्योंकि अदील जो चीज मैं समझता हूँ ठीक है वो शायद आप ना समझते हो कि ठीक है. तो मैंने इसलिए वो अपने आप पे कन्फाइन किया है कि जो चीज मैं समझता हूँ ठीक है, मुझे उस डायरेक्शन में काम करना है और मेक श्योर करना है कि मैं उसमें डिलीवर करूं. अब वो सही है या नहीं, गए मुमकिन है अदील के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक ना हो, मुमकिन है वो आमिर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ना हो, मगर वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ठीक है और मैं कन्विंस्ड हूँ कि वो ठीक है, तो कम से कम उसी डायरेक्शन में अगर हम सब लोग चलने लगे तो आई थिंक दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस टू द सोसाइटी ओवरऑल. एंड फ्रैंकली नो, आई रियली डोंट थिंक एनीथिंग. अब इतनी क्लैरिटी मुझे आ गई है और प्रायोरिटीज इतनी क्लियर कट हो गई हैं जिंदगी में, जो सब पहले टेंटेटिव थी, कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं ये कहूँ कि यार ये रिग्रेट था या नहीं था. बोरोड हेवन में क्या रिग्रेट होगा आपको. I'm not going to let you off the hook, so I'm going to rephrase it. If I had, or somebody had asked this question before 21st of May 2020, Yeah. what would you have said? Yeah. So at that time, things were a lot more murkier for me. They were very fluid. They were all tentative. I wasn't sure that any action or every action that I'm taking, is that the right action I'm doing? Is that something necessary? Uh, नमाज रोजा से लेकर interaction with Adil, interaction with Asad, with somebody else, helping people out, uh, living ostentatiously, for example, spending a lot of money, वो सब चीजें बहुत टेंटेटिव थी जिंदगी के अंदर. आफ्टर द एक्सीडेंट वो काफी क्लियर कट हो गई हैं. द क्लैरिटी इज वेरी मच देयर दैट दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. नाउ मुझे पता है आपका अगला सवाल क्या होगा, नोइंग अदील आप छोड़ते नहीं हैं. मैं उसकी एंटिसिपेशन में आपको जवाब दे देता हूँ कि द क्लैरिटी इन माय माइंड नाउ इज दैट इट्स एट द एंड ऑफ द डे it's my relationship with the other people that matters in life. Trust me, money never matters, fame doesn't matter. uh, it's your relationship with your people, family, friends, acquaintances, that makes the difference. और ये हुआ ऐसे था अदील के, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो आप सब लोग ही टीवी पे देख रहे थे वो, तो कोई 1 घंटे का टाइम ऐसा था जिसमें ये नहीं पता था वेदर आई एम अलाइव और नॉट. एंड एट दैट टाइम उसके बाद खबर आई थी कि जी 2 लोग बचे हैं, उसमें एक मैं भी हूँ. तो वो जो 1 घंटे का टाइम था उसमें मुझे भी यकीन नहीं था मैं बच गया हूँ, और लोगों को भी यकीन नहीं था मैं बच गया हूँ. और जो मैंने उस वक्त लोगों का लव एंड अफेक्शन देखा था, वो दैट चेंज माय एंटायर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ. कि यार ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. मेरा पैसा तो आज कहीं रह जाता, मैं मर जाता. मेरा फेम कहीं रह जाता, आज मैं मर जाता. This is what is the biggest earning in my life and the achievement, really. And this is what I would like to tell everybody. You know, your priorities should be very clear. It should be your relationship with your people, your your commitment to them, your honesty to them, which makes the entire difference in your life. और मुझे अगर आप इजाजत देंगे थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक बात करने की या मेलोड्रामेटिक बात जरूर करने की. जरूर. Not only that, people show love, but I tell young people, when something like this happens where people show affection or love and warmth, and young people are awestruck, ye kya hai? And I tell them, this is who this nation truly is. This is who we truly are. Not what Right. you see on television, not what you see on the roadsides in Lahore, Karachi, Islamabad, but this is Yeah, who we truly are. that's right. So I'm just going to add to that.
जी What? अदील, मैं आपको एक बात बताऊं इस पे, इसी पे आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये बात की है। जब मैं जहाज से गिरा हूँ नीचे, गाड़ी के ऊपर गिरा हूँ, तो वो गाड़ी के अंदर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे निकालने की जब कोशिश की वहां से, तो वो निकाल नहीं पाए, बिकॉज आई वाज स्ट्रक बिटवीन द कार एंड द एयरक्राफ्ट डेबरी। मैं उसके बीच में फंसा हुआ था। तो दे ब्रॉट इन 5 or 6 people who actually dragged me out of the whole thing, and they probably took the debris off me as well. और वो जब मुझे वहां से निकाल के लेके गए हैं, तो उसके 2 मिनट के बाद, वो शायद आप लोगों ने भी वीडियोस देखी होंगी, उसके 2 मिनट के बाद जब वो वापस गए हैं कि और लोगों को देखते हैं, तो दे कुडंट गो इन बिकॉज वहां आग लग गई थी। तो अगर मैं 2 मिनट पहले वो मुझे वहां से नहीं निकालते, तो मेरा भी वही फेट होता जो बाकियों का हुआ था। और वो जब मुझे वहां से लोग वो निकाल रहे थे ना, तो उनको तो नहीं पता था कि वो किसको सेव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। They were just doing it for the humanity because that's the right thing to do. बिल्कुल selflessly these people, and उनका मैं जितना शुक्रिया अदा कर सकता हूँ वो कम है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। First time when I started walking, by the way, मैं तो व्हील चेयर पे था। First time when I started walking, I went straight to them and I thanked them. I went to the site and I thanked them in my way. Um, because I thought I owed this to them and they needed that encouragement. And मैं ये सिर्फ स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि younger people are listening to this conversation. They must realize that, you know, in our society, इस तरह आप कह रहे हैं अदील, people do care about these things, and you know there are very good people. मेरा perspective लोगों के बारे में चेंज हो गया। मैं अब ये समझता हूँ कि inherently लोग अच्छे लोग होते हैं, उसमें कोई कुछ कम लोग बुरे होते हैं, बट inherently वो लोग ठीक ही होते हैं कि या तो हालात खराब कर देते हैं उनको, या कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाते हैं, बट जनरली पीपल आर गुड पीपल। And I'm going to digress slightly because you're pushing my sentimental buttons, which is me and my wife and my 2 kids. We were diagnosed with COVID 4 days ago. So we've been in the house, or you know, all the staff has been quarantined, left out. So we're in the house. So हमारे चौकीदार ने हमसाये के चौकीदार को बता दिया होगा बातों बातों में. So for the last 4 days, our neighbors, जिनसे हमारी को बहुत अच्छी दोस्ती नहीं, बस याद अल्लाह है. But for the last 4 days, every 2 hours, people are sending stuff, food stuff, without us even asking. So young people who are watching, this is who we truly are. So don't listen to the voices of vice that you hear on WhatsApps and on TikTok and on television. We are a different kind of breed. अच्छा And दो मुझे Adil, this अपने is आप what the biggest strength of our society is, by the way. And you know, मैं अब थोड़ा सा और इसको elaborate करूंगा। मेरा बड़ा favorite topic है, इसलिए मैं इसको जरा छेड़ना चाह रहा हूँ। बात ये है कि you know, when you come from a background that I am coming from, which is middle class background, lower middle class background, तो आपकी पूरी सोसाइटी और आपकी पूरी फैमिली जो है ना, वो आपको साथ लेके चलती है। ये आप वो ग्लास सीलिंग को ब्रेक ही नहीं कर सकते अगर आप अपने ओन पे ना हो। एंड ये कोविड वाली सिचुएशन में तो और ज्यादा सामने अपेरेंट हो गया, और आपके फेस पे लिखा हुआ है कि ये वी एज अ सोसाइटी हैव टू वर्क टुगेदर, and the piece of empathy and compassion is something that has to be the middle name of everybody in our country, which is a third world country, because this is the need of the hour. And I hope that the only thing which will, COVID has brought a lot of misery to us, but I hope that one good thing that will come out of this will be this empathy and compassion piece जो अभी आपने कोट किया। और मैं अपने बच्चों को ये, हमारे लम्स के बच्चे जो हैं बड़े प्रिविलेज बच्चे हैं हमारे। मेरे वालिद के एक दोस्त थे रशीद उमर थानवी साहब मरहूम, वो कोट किया करते थे, अभी मैंने उनकी बात पहले भी की थी। वो कहते थे कि ये आपका एडमिशन इन लम्स और आईबीए जो है वो एक लॉटरी का टिकट है। अब आप जिंदगी में भूखे नहीं मरेंगे कभी, और you will have a very comfortable life. So these are privileged boys and kids. They must understand that they have a larger responsibility of the entire society on them. They are a chosen few, very privileged, but they need to give back one way or the other. अच्छा मुझे ये बताएं कि when you wake up in the morning, बैंक के प्रेसिडेंट और सीईओ बन गए, स्टेट बैंक में काम कर लिया, दुनिया देख ली, इतना कुछ कर लिया,
what drives you now? Why do you go to the office or work from home? Why not just do whatever, whatever your heart pleases? What's the driving force now? Yeah. Paise bhi kama liye honge, I'm assuming. That's my assumption. I hope no tax person is watching, but I'm sure you could get out of that also. So young people only think अच्छा भाई इस business में बहुत काम है, बहुत पैसे हैं, बहुत success है. अच्छा भाई हो गया ना, पैसे भी हो गए, success हो गया, सब हो गया. Been to the top, rubbed shoulders with the very best, the most influential. What's next? What is it जी that keeps you excited about your job? अदिल, मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ एंड मैंने हमेशा जिंदगी में ये बिलीव किया है, और हम सब बाय द वे बहुत ही कंपैरेटिव वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे हैं. तो मैंने हमेशा इस बात पे बिलीव किया है कि यू नो हमेशा डिसीजन जो लेना है आपको इवेंचुअली वो हार्ट ड्रिवन होना चाहिए. योर डिसीजन, you should apply your mind. I'm not saying don't apply your mind, but whenever there is a conflict between your mind and heart, your heart should prevail. Why? Because your heart give you that extra power and motivation and the level of commitment where you can excel, you can break through, and you can make a big difference around whatever work you do, menial or sophisticated or whatever, smaller job, bigger job. Just make sure that your heart is in it, and heart makes all the difference. और ये competitive world में और ज्यादा जरूरी हो गया है, because आपका दिल उसके अंदर होना चाहिए. और अगर जब आपका दिल उसके अंदर होता है ना, तो every day you will enjoy doing what you are doing. मेरी एक एडवाइस हमेशा बच्चों को ये होती है, एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय ओन पर्पस. अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कंफर्ट दिया है. मुझे आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. I have never ran out of money, ran after money. I have always pursued what my heart wanted me to pursue, and the money just followed. Money just came with it. Because whatever you do, if you're doing it right. मैं 37 years का था Adil when I became the CEO of Barclays Southern Africa. And मेरी उस वक्त जो सैलरी थी वो मेरे पूरे की पूरी अकाउंट में सेव होती थी. लंदन बेस्ड में था बट बेस्ड इन ज़ैम्बिया. तो वो सारी की सैलरी वहां 3-3 4-4 महीने बाद मैं अपनी सैलरी देखा करता था. एवरीथिंग वाज पेड फॉर. And it was just the motivation of making a difference that kept me going, because my heart was in it. Abhi bhi Bank of Punjab mein, the people who are watching us closely, they will vouch for it that Bank of Punjab is doing all that stuff which nobody in the conventional commercial banks are doing. We are doing everything differently and in the way that it's supposed to be done for our future generation and sustainable economic growth, because we believe that this is what our motto should be. जिस तरह मैं अभी भी किसी से जिक्र कर रहा था कि we've introduced this concept of paycheck to purpose. Now when you have paycheck to purpose, then it's the purpose that drives you and keeps you motivated and to deliver. It's not the paycheck for the sake of paycheck that should keep you going. And this is what my belief is, and this is what I've followed always in my life. I'm going to put you on the spot slightly because I know lots of people lots of young people would want to know that, although I agree. वो ये है, if you're a CEO at the age of 37 and all your expenses are paid, of course you won't run after money. But if you're not a CEO at 37 and you have bills to pay and kids to feed or mouths to feed, ते फिर तो गाना पाने पैसे पीछे थोड़ा जा यार, थोड़ी इज्जत देनी पड़नी पैसे. That's all that I'm saying. नहीं, बिल्कुल सही पॉइंट है. बट वो आप 37 की एज में सीईओ हो ही नहीं सकते अगर आपका दिल ना हो तो. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वो आपका दिल होगा तो आप 35 साल 33 साल में 30 साल में यू विल एक्सेल व्हाट यू वांटेड टू डू एंड द मनी विल फॉलो यू. बट अगर वो नहीं होगा तो आप 50 साल में भी सीईओ नहीं होंगे और पैसा उस वक्त तक भी नहीं आएगा. सो इट शुड बी you should have the sequencing right and the priorities right. Very, very interesting. And of course, people use the word gut feeling or instinct or heart. Yeah. They're all same things. They're all same things. बिल्कुल.
pointing in the same direction. एब्सोल्युटली, मैं तो बड़ा इसका फर्म बिलीवर हूँ और मैं सब बच्चों को ये कहता हूँ और मैं आपके तवज्जुद से आज लम्स के बच्चों को भी ये कहना चाह रहा हूँ, गो विद योर गट फीलिंग, ऑलवेज always go with your gut feeling, your instinct. You can't go wrong with if your instincts are telling you to do something or gut feel. Always go with this. और गलत भी हो गया तो क्या हो जाएगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is always an opportunity to correct it. There is always an opportunity to repair things. So don't worry about it. Decision लें, आगे चलें और फिर उसके बाद देखें कि आपने उसको किस तरह ठीक करना है. Yeah. And I'm going to second that entirely. I couldn't become as successful as Zafar Saab, but I always listen to my heart, and I tell you it's worth it. Even the failures are worth it. And if you don't listen to your heart, even the successes are not worth it. So absolutely, and thank you for saying that. Thank you for saying that. Adil, thank you for that. But we are a fan of yours, by the way. Sir, वो Big आपकी fan of मोहब्बत yours. है. मुझे ये बताएं कि एज ए पाकिस्तानी, मुझे एक तो बैंकिंग के सवाल भी और करने हैं, बट आई नीड टू जी. नो सम slightly on a macro level. आप सड़क के ऊपर, ड्राइंग रूम्स में, कहीं किसी फोरम के ऊपर किसी से भी पूछें कि पाकिस्तान में क्या चीज ठीक करनी है, everybody would have an opinion and they would have a different opinion, and I'm Yeah. sure they're all valid. If you could choose one or two or three things in no particular order, what would you want to fix in Pakistan? What would you want to change in Pakistan? सिर्फ एक चीज, nothing more, nothing less. Tolerance. Tolerance for other people's views, tolerance for other people's existence, tolerance for other people's space in life, tolerance for for recognizing that there could be somebody who could actually beat you. Yeah. Tolerance for everything. The core of our problem as a society is the lack of tolerance. If we fix that one particular aspect, जो by the way बहुत मुश्किल है, I think our fate will change. Let me put you on the spot again. If your children or one of your children wanted to join a profession that you just didn't want them to join, you were dead against that, just asking on a public platform, what would you do? My parents were dead against me joining the media. They wanted me to be a doctor, and I'm glad I didn't listen to them. बड़ी बुरी बात है, फर्माबरदारी करनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं की, but I'm glad I didn't do that. But what would happen then कि उन्होंने कोई ऐसा चूज किया प्रोफेशनल, कह रहे यार ये क्या तुम खे खाने लगे हो यार. अच्छा, दिस इज नॉट जो आपके साथ हुआ है अदील, वो कोई नई बात नहीं है. वो हर दफा जो भी मीडिया में जाना चाहता है उसके साथ ऐसे ही होता है. मेरे वालिद की कहानी है, मुनव्वर सईद साहब, द फेमस मुनव्वर सईद साहब, ही वांटेड टू बी इन मीडिया एंड हिज फादर वांटेड हिम टू बी एन इंजीनियर. और एट द एंड ऑफ द डे वो नए इंजीनियर बने, मगर वो फिर उसके बाद भी उन्होंने मीडिया ज्वाइन किया. बट एट द एंड ऑफ द डे जो रियलाइजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द एंटायर फैमिली रियलाइज्ड दैट ही डिड द राइट थिंग बिकॉज हिज हार्ट वाज इन इट. सो हुआ क्या है कि वो जिस सोसाइटी से वो आए थे वो बहुत ही एक क्लोज सोसाइटी थी. उसके अंदर शायद उतना ज्यादा रूम नहीं था, प्लस उनका बैकग्राउंड गालिबन उतना ज्यादा, ये बैकग्राउंड मेक्स अ बिग डिफरेंस. मैं उस वक्त फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ. मेक अ बिग डिफरेंस बिकॉज देन यू कैन टेक चांसेस ऑल्सो. मगर हम लोगों को ये बच्चों को लीवे देना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन इतनी डिफरेंट हो गई है कि जो वो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए. वो जो भी करेंगे, अगर वो सही करेंगे तो दे विल बी बेटर ऑफ इन लाइफ. अगर आप उनको पुश करके कोई और काम करवा लेंगे जिसमें उनका दिल नहीं है, तो दे विल नेवर एक्सेल, दे विल नेवर बी एबल टू मेक अ डिफरेंस. एंड दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर रियलाइजेशन. मेरे केस में तो खैर मेरी शादी नहीं हुई, आई डोंट हैव किड्स, सो मेरे पे तो ये केस एप्लीकेबल ही नहीं है. बट नेवरदलेस अगर मेरी चॉइस हो और मेरा बच्चा मुझसे आके कहे कि जी मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ या मैं मैं कुछ ऐसी पेंटर बनना चाहता हूँ, तो so be it, why not? I asked this question to a famous celebrity, I won't name who that person was, and he gave a very interesting answer. I asked him, what's your definition of success? हाँ, and he बहुत said, अच्छा सवाल. if
to be able to laugh loudly and frequently. If you can do that, Yeah. you're successful. So that was very बहुत interesting. बिल्कुल सही बात है. But you're a banker, you're a CEO, you play with numbers all day, the bottom line, annual report aa gayi hai, ye product hai, all of that mumbo jumbo. But putting that aside, what is your definition of success? What हाँ would you call a successful person or yourself? जी नहीं, एक्चुअली ये जो सक्सेस का जो एक पैमाना है ना, दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. आपके लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा, किसी और के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. सो उसको एक जिसको कहते हैं ना कूजे में बंद करना, वो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है. हैविंग सेड दैट, इन माय ओपिनियन, वो तो जिनसे आपने सवाल पूछा उन्होंने बहुत जबरदस्त आपको जवाब दिया है, और ये मेरे ख्याल से यही जवाब उसका है. For me, the biggest, the biggest measure of success is if the people matter in your life thinks that you are successful. That is it. मेरे loved ones, और वो कोई ज्यादा नहीं होते, वो आपकी जिंदगी में 4, 5, 8, 10 लोग होते हैं. अगर वो ये समझते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं. आई डोंट केयर व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट मी, but those people are important for me and they should consider me as successful. And frankly, दूसरा मेरे हद तक तो बड़ी important बात ये है कि as long as you are content with what you are doing, you think that you are doing the right thing, you are satisfied with yourself, this is the biggest blessing that you can get. If you were addressing आखिरी एक दो questions, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है. जरूर. If you were addressing, let's say, a gathering of young graduates, वो चाहे लम्स के हों, IPA के हों, किसी college university के हों, and these young minds, boys and girls, are just entering into the professional life. वो क्लासेस में से अब निकले हैं बाहर, उनको भी बाहर का इल्म नहीं है, उनको ख्याल है कि शायद जो किताबी नॉलेज है या जो केस स्टडीज हैं, this is how the real world runs. It doesn't. It's different. I'm not saying good or bad. It's different. And you have their ear. What would you tell these young people? They live in a third world country. बहुत से मसले हैं, हम बहुत सी जगहों में पीछे हैं. And this is the young lot. आज से 5, 6, 10, 20 साल के बाद, at the age of 20 or 37, they'll be the next CEOs of different banks and whatever. What would Zafar Masood tell these young minds so that they can remember? करे यार, वो एक अंकल ने ये कहा था, ठीक कहा था, अच्छा हुआ हमने सुन ली उनकी बात. What would that be? Yeah. मैं जरा थोड़ा सा ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ और अपने आप कंसिडर करता हूँ कि मैं काफी स्पिरिचुअल आदमी. आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस गाय, रिचुअल्स तो बिल्कुल फॉलो नहीं करता, बट सो मैं आपको जवाब भी उसी की लाइन पे दूंगा. एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट, बाय द वे. देखिए, मेरे ख्याल से आप कोई भी डिग्री ले लें, आप कोई भी एजुकेशन ले लें, एक चीज है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है इन लाइफ, एंड दैट इज ऑनेस्टी. अगर आप मुझसे 3 बातें पूछेंगे तो मैं पहली तीनों भी यही कहूंगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी. बिकॉज यू नो, honesty with yourself, honesty with the other people around you, honesty with what you were doing, and your delivery. Now, this is what it's all about, really. Just try and be honest to yourself, to the people who are dependent on you, dependent emotionally, advice wise, people who are dependent on you, who works for you. Honest with your job. If you are honest to your job, you will make sure that you will deliver. And if you deliver, you are the success. And for me, any success, any professional, मेरा तो ये भी बिलीफ है अदील के एक पैड़ा बंदा जिहड़ा है ना, वो चंगा प्रोफेशनल भी नहीं हो सकता. You have to be a good person to be a good professional. And वो good person आप तभी बनते हैं जब आप honest होते हैं with yourself. आप अपने साथ से honest हो जाए तो फिर आप बाकियों के साथ भी honest हो जाते हैं, आप हर चीज में ठीक हो जाते हैं. So मेरी सिर्फ advice younger group को यही होगी, try and be honest to yourself. खुदा के वास्ते reasons मत ढूंढें कि जी वो तो सिफारिश के अलावा जॉब नहीं मिलती,
और जी ये तो इस तरह होता है और वो फलाना होता है, कुछ ऐसे नहीं होता. You have to be honest to yourself. You know inside you where you lack and what you need to fix. Try and fix that. There are no shortcuts in life. You have to go down the route which you are supposed to be walking on. So please be honest to yourself. Last question. ये भी जरा सा you know it's my little indulgence. वो ये है सैयद बाबर अली you know हमारे बुजुर्ग भी हैं and he's a mentor, he's a leader. लंबा उनका एक तारुफ है. उनकी जो किताब है लर्निंग फ्रॉम अदर्स, अब तो उर्दू में भी छप गई है, वो बड़ी जबरदस्त किताब है. उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा है बड़ा जबरदस्त दिल दहला देने वाला. खैर बहुत सारा कुछ दिल दहला देने वाला है उसमें. He has great affection for his father. So वो उसमें लिखते हैं कि you know sometimes I feel thankful that my father is not alive in today's Pakistan, because if he was alive, he would see this Pakistan where the traditions and the values have completely collapsed. ये उन्होंने जुमला किताब में लिखा हुआ है. And that bothers me because I've seen that happen. You know, जो आजकल के बच्चे हैं, मेरे बच्चे 11, 12, 18 साल के, उन्होंने शायद अभी नहीं देखा होगा आपने और हमने. So tell me, why should young people be honest when great people who've given life to this country like Babar Saab, और साहब वो तो कितने लोग हैं, अब्दुल ईदी हैं, कितने लोग हैं who've given so much, and then yet we see collectively, not individually, of course there are good Yes. people in pockets, but collectively we see a breakdown of traditions and a breakdown of values and a breakdown of empathy and compassion जो आपने पहले बात की. Why be honest then? Why not just you know get ahead into that rat race by whatever means possible? Why not? सो वो बाबर साहब की किताब मैंने भी पढ़ी है, बल्कि मुझे उर्दू में ही मिली, अंग्रेजी वाली तो नहीं अभी तक मिल सकी, वो थी नहीं, इट रैन आउट ऑफ द शॉप. सो वो मैंने किसी से मंगवाई थी. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. बात ये है कि उन्होंने कलेक्टिव बात की है एंड मैं कलेक्टिवली बाय लार्ज उनसे एग्री करता हूँ. देयर आर पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस व्हिच स्टिल एग्जिस्ट एंड बाबर साहब इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, लिविंग एग्जांपल्स ऑफ दैट. अभी शाहिद साहब थे, अरशद साहब थे वाइस chancellor. These people are the living example of what I am talking about. So मैं जो ये एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक जेनेरिक एडवाइस दे रहा हूँ, वो सब लोगों को दे रहा हूँ कि अगर सारे लोग अपने ताई, जिसको उर्दू में कहते हैं, अपने ताई ऑनेस्ट हो जाएं, तो फिर ये हमारी सोसाइटी और वैल्यू सिस्टम भी ठीक हो जाएगा. ये वैल्यू सिस्टम और वो इसी वजह से खराब हुआ है कि हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है. फ्रैंकली अपने आप से ऑनेस्ट वाले होने का मामला और कोई नहीं है. अब वो हमारे तो अदील हीरोज ही ठीक नहीं है. हमारी तो सोसाइटी में बच्चों को के जो हीरोज हैं वो अगर आप वो पैसे की बेसिस के ऊपर हीरोज डिटरमिन करेंगे तो फिर तो आपका सोसाइटी का फैब्रिक खराब होगा. हालांकि हार्ट एंड हार्ट दे नो यार दिस इज नॉट राइट. दोज पीपल डिजर्व टू बी गिवन मोर रिस्पेक्ट. मैं अब अभी बल्कि मैं देख रहा था वो फ्यू डेज अगो, जो वो जिन्होंने वैक्सीन साइंटिस्ट जिन्होंने जर्मनी में बनाई है, एंजेला मार्केल मेड इट अ पॉइंट दैट दे विल, that couple will walk ahead of her. Yeah. And that's what our society wants, really. Yes. जिस दिन वो वैल्यू सिस्टम हमारे पास आ गया, जिस दिन मैंने ये बिलीव किया कि अरशद साहब जो है ना वो बहुत बड़े आदमी हैं और मुझे उनको वो रिस्पेक्ट देनी है, लम्स के हर प्रोफेसर को वो रिस्पेक्ट देनी है जो वो डिजर्व करते हैं, तो ट्रस्ट मी आवर सोसाइटी विल बी फाइन. और वो सिर्फ इसलिए होगा कि व्हेन वी हैव द रिस्पेक्ट फॉर you know and honesty with ourselves and respect for the right people. Yeah. वो आपने जर्मन चांसलर की बात की, रिमाइंडेड मी ऑफ दैट. कुछ साल पहले जो वो चिलियन माइनर्स फंस गए थे 40-50, and the Chilean prime minister president stayed there for 10 days and they got those people out, all of them, 40 थे या 50 थे, they got them out and he stayed there. There are so many examples. ये न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, what a lady, what an amazing lady. And what frankly speaking, वो हर लेवल पे जो है ना अदील, वो हम सबको ऑनेस्ट होना पड़ेगा. वहाँ honesty matters the most at the end of the day.
मुझे पता होनी चाहिए मेरी वर्थ क्या है। मैं अगर अपनी वर्थ को अपने से ज्यादा बढ़ा के और उस आदमी की वर्थ को नीचे दिखा रहा हूँ, तो सत्यानाश ही होता है सोसाइटी का जो हो रहा है और जिससे हम गुजर रहे हैं अभी आपके सामने ही है। There's so much more to talk about and so much more to listen to. But let's stop here. If I can request the Vice Chancellor, Dr. Arshad, to please join us and formally thank Zafar Saab for his time, for his insight, for his views, and above all, his honesty. His honesty. मैं हरगिज नहीं कहूँगा. It's strange to have an honest banker. हरगिज मैं ये जुमला इस्तेमाल नहीं करूँगा. I'm just this is augmenting. ऑक्सीमोरन नहीं है, हाँ? Oxymoron. Dr. Arshad, Zafar Saab is here and he's been very kind and very open and very honest with us. Anything that you want to share? Thank you very much, Adil. And thank you for your courage to be on today and for taking the time to have this wonderful conversation with our very special guest. We are so privileged to have you, Zafar Saab. I can't thank you enough, just not myself, but also on behalf of everybody at LUMS and especially the audience. Very grateful for your very down-to-earth, personal remarks and insights. I was struck by most of your conversation was about values, about empathy, compassion, tolerance, the importance of hard work and merit. And of course, we talked about honesty, leading from, aapne kaha tha, let your heart lead your purpose. And that is so important to make a difference. तो ये बहुत रेजोनेट करती हैं because जब कोई भी पूछता है हमारे से कि लम्स का सीक्रेट सॉस क्या है, what is the magic here? Well, we can point to many things, including what you said about giving respect to your elders, faculty members especially. But really, it's about values. That is the educational experience that we hope to inculcate amongst people. There are small miracles in life, and you experienced one firsthand. आप कह रहे थे कि you are living in borrowed heaven. Yani, you have won the biggest lottery in life, which is a life. And बहुत इसमें लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और आपसे बहुत सीखना है हमें. So I just want to echo, I think what a lot of people are thinking, that you do take those, you take the time to be with people, talk to people, share your experience, and you're brutally honest about where you stand on things. So those are the leadership qualities I think we all aspire to and we believe in, and we are so privileged to have you. So may I present to you a very small token of our appreciation. And that token, Zafar Saab, means you have to come to LUMS to get it. But right Anytime. now, I can present it to you. Shukriya. I don't know if you can see it. It says, I can. It's a small plaque. Arshad Saab, this is a treasure for me. Gee, you are a national treasure for us, Zafar Saab. I mean, with not only what you've demonstrated as a leader, but also as a humanist and as someone who wants to help other people and support them. We are so grateful for you, to you, and look forward to having you here. We will welcome you with open arms. We will show look you. Forward to it, Arshad Saab. जी आपका बहुत शुक्रिया. आपके पास से इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स जो है ना, वो मेरे लिए it means a world to me, really, because अर्शद साहब, आप लोग, मैं तो इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आप लोग ही हैं जो हमारा कैरेक्टर बना रहे हैं. आप लोग ही हैं जो हमें लाइट दिखा रहे हैं. एंड रियली मैं तो आज बड़ा प्रिविलेज्ड हूँ कि आपने इस फोरम पे मुझे बुलाया. मैं अदील का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी तबीयत खराबी के बावजूद इन्होंने अपना टाइम निकाला. बाय द वे, he was supposed to be physically present here for this session because we thought कि वो virtually उस तरह हम justice नहीं कर सकेंगे इसके साथ. But he's been very, very kind. I'm most thankful to him and to LUMS and to yourselves, to Shahid Saab, to Nuzar, to everybody for organizing this.
this is one of the most privileged of all the. मेरे पिछले 6 महीने में कुछ नहीं तो 40-50 sessions हुए हैं, interviews हुए हैं, but this particular one is a very important one for me, and it will always remain a treasure for me. Really, sir. Thank you very much. Thank you, Zafar Saab. I will say this, that you just reminded me of something that I want to share just before we leave, and that is, ये session जो है, I know we will personally ask, if Baba Saab isn't already watching, he might be watching for all you know. But someone asked him the same question that Adil asked you about, what is that one thing you would say to a graduate? And the similar question was asked to Baba Saab. And he, characteristically, he responds always with a one-liner. उनका जो one-liner था इस पे, उन्होंने यही कहा जो आपने बोला. उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि लम्स से जो भी पढ़ के निकलेगा वो एक चीज जरूर करेगा. तो उन्होंने पूछा क्या? कि वो झूठ नहीं बोलेगा. Yes. That I think is something that I think very few people deeply understand as you do. And thank you so much for reminding us and sharing all of your insights. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया जी. Thank you very much. Thank you, everyone. Dr. Arshad, the Vice Chancellor, Zafar Masood Saab, thank you. God bless you. Everyone who's watching, please stay safe and please stay indoors. God bless everyone. Khuda Hafiz and Pakistan Zindabad.